बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं सलमान हैदर। साबिक DGISI फैज़ हमीद की गिरफ्तारी ने मुल्की सियासत में अच्छी खासी हलचल मचाई हुई है और इसके आफ्टर शॉक्स भी अब आना शुरू हो गए और अब मज़ीद भी आएंगे। कल ISPR की जानिब से तस्दीक की गई कि मज़ीद 3 फ़ौजी अफसरान को तहवील में लिया गया। इन 3 अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल हैं, जिन्हें रिटायर्ड फैज़ हमीद इंतहाई करीबी साथी तस्वुर करते थे। एक तरफ जहां हुकूमत फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को PTI और 9 मई से जोड़ रही है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दे रही है और बानी PTI तो यहाँ तक कह रहे हैं कि फैज़ हमीद मुल्क का असासा थे। फ़ौज अगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करना चाहती है तो क्रॉस द बोर्ड करे और ज़रूर करे। फैज़ हमीद का 9 मई से ताल्लुक़ है तो तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के ज़रिए सारे सबूत सामने लाए जाएँ। सिर्फ फैज़ हमीद ही नहीं, जेल में बानी PTI की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में जेल की इंतज़ामिया के खिलाफ भी घेरा तंग हो रहा है और कहा जा रहा है कि एक पूरा सीक्वेंस है जो गिरफ्तार हो रही है, यानी जैसे कहा जा रहा है जैसे कोई एक नेटवर्क है जिसको ब्रेक करना है। इस हवाले से अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को तो हिरासत में लिया गया। उसके बाद साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग, जी हाँ IG रैंक का अफसर, इमरान खान साहब के जेल जाने से पहले ये रिटायर हो चुके थे, उन्हें भी हिसास इदारों से करीबी राब्तों की बिना पर हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा मजीद अफसरान से भी तफ्तीश जारी है और एक तरफ जहाँ फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद भूचाल आया, ऐसे में माजी में फैज़ हमीद पर तनकीद करने वाले नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, बहुत ज़्यादा खामोश हैं। इजलास में तो उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को फैज़ हमीद पर बयानबाजी से तक से रोका और उन्होंने मरीम नवाज साहबा के हमरा प्रेस भी की, मगर इसमें भी इस बड़ी गिरफ्तारी का उन्होंने जिक्र नहीं किया। नवाज शरीफ साहब की आज इसको मैं वीडियो खिताब ही कहेंगे क्योंकि उसमें किसी सहाफ़ी को आने की इजाज़त नहीं थी। एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे क्यों निकाला, इसका शिकवा करते हुए वो नज़र आए। नवाज शरीफ साहब का कहना था कि चंद जजेज़ ने बेटे से 10,000 दरहम तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाल दिया और मैं आज भी यही पूछता हूँ कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन इस बार वो नाम नहीं ले रहे। पहले जनरल फैज़ साहब, जनरल बाजवा साहब के नाम लेते थे, मगर नवाज शरीफ साहब बहुत मोहतात नज़र आए, बल्कि कुछ घबराए हुए भी नज़र आए। डेफिनेटली आज मेहमानों से सवाल का जवाब भी लेंगे और वो ये भी कहते हैं कि मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म किया और जुर्म किया। बिजली की कीमतों में उन्होंने रिलीफ का ऐलान किया। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिलों में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ दिया जाएगा 2 महीने के लिए। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है कि इस पे एक वज़ीर आज़म को निकाला जा सकता है? मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने, मुल्क के साथ ज्यादती की। मरियम ने जो है फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसकी सरबराह ये बैठी हुई है, इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की बहनों ने ना मोनाल रेस्टोरेंट और मारगला हिल्स केस पे और उसकी समाअत के दौरान 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा के रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुतफरिक दरख्वास्त जमा करवाई है, जिसमें यह इस्तदा की गई है कि 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स वापस लिए जाएँ और चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब इमरान खान से मुतालिक कम अज़ कम कोई भी केस ना सुने। इसके अलावा मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर है, जिसकी वजह से जहाँ आम तबका मुतासर है, वहाँ ऐसे लोग जिनका ज़रिया मुआशी इंटरनेट से वाबस्ता है, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आज के प्रोग्राम में ये भी सवाल उठाएंगे, क्या इंटरनेट की सुस्ती के पीछे फायरवॉल है, डिजिटल दहशतगर्दी का बयानिया है क्या? इसके अलावा जानेंगे कि फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ्तारी है उसके ताने बाने 9 मई के साथ क्यों जोड़े जा रहे हैं। इस सारे सूरत हाल का आखिर नतीजा क्या निकलेगा? का कुछ बहुत बड़ा हैपन होने वाला है जिससे मुतल्लिक ये ख़बरें तो गर्दिश कर रही हैं। मेहमानों से आपका तारुफ़ कराता चलूँ। फिरदौस शमीम नकवी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये हमारे साथ हैं। कराची से राजा कमरुल इस्लाम, मेंबर कौमी असम्बली नून लीग, ये हमारे साथ है जी। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, दिफाई तज़ियाकार, साबिक वज़ीर दाखिला सिंध, ये हमारे हैं। सबसे पहले राजा कमरुल इस्लाम साहब, मैं आपसे ही बड़ा सादा सा सवाल करता हूँ। आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कल एक आला सतही कमेटी का एक कट था मॉडल टाउन में, उस इजलास के बाद जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक मोहतात रहने का हुक्म, उनके मुतल्लिक स्टेटमेंट देने से मुतल्लिक हुक्म, आज का एक वीडियो बयान अपनी साहबजादी के हमरा, क्या जिस स्टेट के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, क्या आपको उस स्टेट की मुताबिकत लगी? बिल्कुल लगी जी। देखें, आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि मियाँ साहब ने किसी का नाम नहीं लिया और उन्होंने सिर्फ उस
वाक़े की तरफ इशारा किया जब मुल्क के एक साबिक़ वज़ीर आज़म, उस वक़्त के वज़ीर आज़म को साबिक़ कर दिया गया महज तनख्वाह ना लेने पर। तो ये मियाँ नवाज़ शरीफ का हमेशा से ये तुर्रा इम्तियाज़ है पाकिस्तान की सियासत में कि उन्होंने माजी का या इंतकाम की कभी बात नहीं की। जब माजी गया, लेकिन वो जिक्र जो करते हैं बार बार और उनका दुख समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि जो उस वक़्त पाकिस्तान एक मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न था, उस वक़्त रोज़गार, महंगाई, यानी किसी पहलू से आप जो मईशत के इंडिकेटर हैं या एक जनरल जो पब्लिक जो होती है एफ्लुएंस और खुशहाली, उसके इंडिकेटर्स हैं, उस किसी हवाले से देखें तो वो पाकिस्तान की 2017 में सूरत हाल काबिल रश्क थी। तो वो तो इशारा करना बनता है, लेकिन उन्होंने कभी ज़ाती दुख का उस हवाले से इजहार नहीं किया। मुझे क्यों निकाला जो लफ्ज़ है, जुमला है, ये बुनियादी तौर पर उस पूरे इवेंट को, बल्कि उस पूरी एपिसोड को, कि जो पिछले 2013-14 से शुरू हुई थी धरने से और 2017 पे मुंतज हुई और फिर 2018 के इलेक्शंस पे, वो उसकी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा राजा साहब, आपको क्यों ऐसा नहीं लगा कि जिस गेट के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल क्लिंटन से मुलाकात करते थे, नवाज शरीफ साहब चीन के सदर से मुलाकातें करते थे, आज वो नवाज शरीफ साहब 2-2 महीने के लिए अपनी साहबजादी के हमरा बिजली के यूनिट के पैसे कम कर रहे हैं। हालांकि ये भी मरियम नवाज साहबा को करना चाहिए था, नवाज शरीफ साहब को तो पंजाब हुकूमत में कोई ओहदा भी नहीं है। एक तो ये चीज़, दूसरा हमेशा मुझे क्यों निकाला के साथ ना वो जनरल बाजवा साहब का नाम लेते थे और जलसों में तस्वीरें तक चलती थी। मुझे क्यों निकाला के साथ जनरल फैज़ का नाम भी लेते थे। तो नवाज शरीफ साहब आज मुझे को डरे, सहमे, घबराए हुए, मोहताद इस तरह लगे, आप लोगों को नहीं लगे? जी बिल्कुल, कुछ मौके पे उन्होंने नाम लिया, लेकिन वो दौर कौन सा था? वो हमारा अपोजिशन का दौर था और उस वक़्त में उन्होंने बिल्कुल लिया। लेकिन जिस तरफ मैंने अभी बात की वो ये है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली, चाहे वो 8 से 13 वाली पंजाब की थी, फिर 13 से 18 वाली मरकज़ी हुकूमत थी, तो उस वक़्त माजी से कता नज़र आगे की तरफ, ये जो आज की मीटिंग का भी आपने अभी हवाला दिया, ये भी आप देखें ना कि अवाम को रिलीफ देने के लिए और जो स्पेस मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी जमात को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर आला पंजाब को दे रहे हैं, वो भी उसी पॉलिसी का एक सिलसिला है। वो पार्टी के सरबराह हैं और उनकी मर्ज़ी के बग़ैर हुकूमत में कोई काम, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की या सूबाई हो, तो उन्हीं की पॉलिसियाँ चलती हैं। तो ये भी एक स्पेस देने का और एक, मैं समझता हूँ कि बड़े लीडर का एक तरीका कार है कि अगर वो हर चीज़ में ख़ुद वो शुरू कर दें तो फिर शायद वो ऑटोनमी या वो लिबर्टी वज़ीर आला पंजाब को या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कुदरती तौर पर नहीं हो। वैसे नवाज शरीफ साहब को तो मेरा ख्याल है कि अब सवाल ये करना चाहिए था ना, मुझे क्यों लाया गया? पहले निकाले की बात ही, मुझे क्यों लाया गया? क्योंकि 2 साल से तो उनके भाई की हुकूमत है, 20 महीने से, साथ में उनकी साहबजादी है, पंजाब की वज़ीर आला है, मरकज़ में उनका भाई वज़ीर आज़म है। तो अब तो निकल जाए ना उन गिले शिकवों से, हमें तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो अभी तक हम लोग इतने अरसे बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खामोशी तोड़ी, और तोड़ी भी तो इधर आके बस। देखें, ये वो जो 2017 में जिन जराइम का इर्तिकाब हुआ वो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो पाकिस्तान की तारीख से कभी भी नहीं निकल सकेगा। जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी सियासी या मुआशी, तो उसमें ये जिक्र लाजमी आएगा। ये तो उससे ठीक है। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब को शामिल कर लेता हूँ मैं, बाकी कोई अपना जाती, ठीक है, जाती उनका कुछ नहीं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अभी जैसे कि सर कह रहे हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब के जब जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो 2017 ज़रूर उसके अंदर लिखा जाएगा, लेकिन 2017 के बाद से 2 साल जो हुकूमतें रहीं, जो स्पेशली मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, तो मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक कह रहा है, पाकिस्तान के आदाद शुमार कह रहे हैं, कहते तो सारी चीज़ें निकाल के आपके सामने भी रख देता हूँ। हर चीज़ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गई। इमरान खान साहब के दौर से आज के दौर को अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप नवाज शरीफ साहब के इस खिताब को कैसा देखते हैं जो आज उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया या खिताब किया? कुछ तो आपने कह ही दिया, बाकी मैं कह देता हूँ। मुझे क्यों बुलाया, मेरे भाई को क्यों लगाया,
ये नहीं है कि मुझे क्यों निकाला, वो माजी किस्सा माजी हो चुका। आज का किस्सा यही है, मुझे क्यों बुलाया, मेरे भाई को क्यों लगाया। जहाँ तक ये ऊंची ऊंची बातें करना, कभी भी पाकिस्तान की मईशत का जायज़ा लिया जाएगा, और इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, IPP, ये उन लोगों को नहीं पता। बिल्कुल। इस मुल्क ने अपने साथ जो ज्यादती की कि पावर प्लांट लगा लिए, ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगाई बनाई, तो पावर प्लांट बिजली पैदा करने के लिए बिजली के पेमेंट दे रहे थे, बिजली इरसाल नहीं हो रही थी, बिजली कंज्यूमर के पास नहीं जा रही थी। मईशत की हालत इतनी ख़राब कर दी कि जिस मईशत के ऊपर उन्हीं ने ग्रोथ फोरकास्ट करके वो पावर प्लांट लगाए थे वो 8% थी कोविड की वजह से, उसके बाद फिर 6% दी PTI ने, और उसके बाद फिर नेगेटिव हो गई। अब वो सारी जो एक्सेस पावर है जिसका पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही। उसके बाद कमाल ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो है वो लेके चले गए 22% तक। अब 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई कारोबार चलता नहीं है। ठीक है। तो इकोनॉमी श्रिंक होने लगी। जब इकोनॉमी श्रिंक हुई तो ग्रोथ रेट और कम हो गया, कंजम्पशन और कम हो गई। अब हम डबल वहमी में आ गए। सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है और ये सारी चीजें होती हुई है। तो अच्छा, मगर उसमें आपने चीज नोट की है, नवाज शरीफ को तारीख में याद रखा जाएगा फॉर क्रिएटिंग द सर्कुलर डेट। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा रिकॉर्ड को भी दुरुस्त करना चाहता हूँ। फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी कोई शक नहीं एक बड़ा सरप्राइज़ था, मगर उससे बड़ा सरप्राइज़ मुझे ये लगा जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरा तो फैज़ हमीद के साथ बड़ा प्रोफेशनल ताल्लुक था। हालांकि वो माजी में खुद कह चुके हैं कि मुझे बजट तक ISI पास करवा के देती थी। देखिए, बात यह कि हम क्यों कहें, अभी कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। देश के माने ये है कि जो कुछ फैज़ हमीद साहब कर रहे थे वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी समझ के कर रहे थे। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा इसे कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासत तो नहीं करती, अगर कर रही होती तो ISI के चीफ। अच्छा, 9 मई में शामिल हैं फैज़ हमीद साहब? 9 मई में शामिल हैं उनकी इस पूरे प्लानिंग में, सारी साजिश में फैज़ हमीद साहब हैं? अच्छा, देखते हैं 9 मई की प्लानिंग में या तो ये एक्यूज़ करेंगे कि 9 मई की जो वीडियो टेप्स गायब की हैं, CCTV फुटेज, वो सारी CCTV फुटेज जो है वो फैज़ हमीद साहब ने गायब करवा दी। तो नदीम अंजुम साहब क्या कर रहे थे? ठीक है। इसके माने वो इनकॉम्पिटेंट है। बाकी फैज़ हमीद साहब ने क्या किरदार अदा किया जिसके वो इल्ज़ाम लगाते हैं? मुझे नहीं है, ये तो फौज करेगी, केस जब बनाएगी। अच्छा, बस आपका वाकई प्रोफेशनल ताल्लुक ही था। ओके, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये पाकिस्तान की हर सियासी जमात को सोचने की ज़रूरत है कि हम वन पेज पे होने का खमियाजा भुगत चुके हैं। अभी चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम वन पेज पे हैं। ये वन पेज पे होना ही नहीं चाहिए। देयर इज़ अ सुप्रीमेसी ऑफ द सिविल डेमोक्रेसी विच शुड बी एस्टैब्लिश्ड। ब्रिगेडियर हारिस साहब बैठे हुए, इन्हीं ने ओथ लिया हुआ है एज एन ऑफिसर। They will not indulge in politics. They should live by the constitution. और ब्रिगेडियर साहब से मैंने कुछ सवाल करने हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैंने थोड़ा टेक्निकल सवाल भी करने हैं क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों का हमारे सामने चीज़ें आया हैं, लेकिन डेफिनेटली जो आपके मुंह से बात निकलेगी वो डेफिनेटली बड़ा मैटर भी करेगी। DGISI का कोर्ट मार्शल हो रहा है, क्या इसकी वजह टॉप सिटी है? क्योंकि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ भी हैं जो कहा जा रहा है, और पोस्ट रिटायरमेंट मामलात ऐसे हैं, तो उनके तो प्री रिटायरमेंट भी मामलात इतने ज़बरदस्त थे। देखें, यही बात है कि एक टॉप सिटी है और सब सेकंड पार्ट जो है वो उनके बाद जो उनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है, अननेसेसरी गाइडेंस, मे बी दे हैव सम कॉन्क्रीट प्रूफ एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन का, कि वो इसमें आप फौजी डिसिप्लिन खिलाफ वर्जी करते रहे हैं, मुलाकातें करते रहे हैं, गाइड करते रहे हैं, मे बी समथिंग ये फौज के खिलाफ भी जो मुझे अंदाज़ा होता है क्योंकि बस कॉन्क्रीट का प्रूफ है कि वो कैसे मिलके क्या गाइड करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और उसके बाद 9 मंथ का आई डोंट नो इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बट एक बात याद रखें, इतने सीनियर ऑफिसर को, इतनी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के ऑफिसर को
अगर अरेस्ट किया है सीनियर ऑफिसर को, इतनी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट वाले को अगर अरेस्ट किया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ, इसका मतलब है कि 200% कॉन्क्रीट प्रोसिक्यूशन एविडेंस मौजूद होगी, एंड दैट इज व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड। वो मुझे और आपको कभी नहीं पता चलेगा। देखिए बिल्कुल, जब सजा मिलती है तो उस वक्त पता चलेगा क्या सजा मिली क्या हो, बिकॉज देन ही माइट हैव अ राइट टू गो टू सम सिविल कोर्ट आल्सो। ऑलराइट, तो एलिगेशंस भी पता चल जाएंगे, इल्जामात क्या हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जो एक प्रेसिडेंट होता है वो और जो मेंबर्स होते हैं वो प्रॉपर चार्जशीट पढ़ के सुनाते हैं कि आपके ऊपर टॉप सिटी का ये है, रिटायरमेंट के बाद के आपको ये एलिगेशन हैं, ठीक है, बिकॉज देन ही शुड नो कि उन्होंने अपनी सफाई कैसे पेश करनी है अलोंग विद हिज डिफेंस लॉयर। अच्छा, जो आर्मी एक्ट है सर, मैं ब्रिगेडियर साहब पूछना चाहूँगा, जो आर्मी एक्ट उनके ऊपर लग रहा है, तो उसमें ये टॉप सिटी वाला मैटर हो सकता है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो उनके हरकतों से कनात थी। टॉप सिटी इज बिफोर व्हेन ही वाज इन सर्विस, ठीक है, तो उसके बाद आर्मी एक्ट लग सकता है, बिकॉज ये बंगलिंग और एनी व्हाटएवर, ठीक आई है, वुड नॉट लाइक टू कमेंट, जो भी चार्जेस हैं वो अगर प्रूफ हुए कि उन्होंने गलत किए हैं, ठीक है, एंड ही यूज्ड मिसयूज ऑफ पावर, दैट मीन्स कि उसमें भी फौज को बदनामी हुई है, इसका मतलब वो भी चार्जेस होंगे। और सेकंड चार्ज होगा जो उसके बाद जो एक्टिविटी करते रहे हैं, और इसी वजह से जो 3 ऑफिसर्स और पर अरेस्ट हुए हैं, अब उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो और लोगों के नाम भी आएंगे। और लगता है कि ये कहीं ना कहीं दे वांट, फौज चाहती है कि इसको लॉजिकल एंड पे लेके जाएं। ये बड़ा सेंसिटिव इशू इसलिए है कि ये फौज की जो एक होती है इंटरनल सिस्टम, ठीक है, डिसिप्लिन, मोरल ऑफ ट्रूप्स, सारा उसको बड़ा सीरियस इफेक्ट करता है, ताकि आइंदा के लिए कोई भी ऐसा ना हो। क्योंकि देखें फौज हमारी ये बहुत डिसिप्लिन, and they get orders from chief army staff after court martial की कॉन्फ्रेंस होती है, जो कमांडमेंट्स आती हैं उसके बाद। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फौज में आइंदा ऐसी बात नहीं, इट्स वेरी डेंजरस ट्रेंड, एंड दिस ट्रेंड हैज़ टू बी रूथलेसली कर्ब अगर किसी स्टेज पे हो या चांसेस भी हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक दो और टेक्निकलिटीज़ बता दें, क्योंकि बहुत से उनके ऊपर एलिगेशन जो पाकिस्तान की सियासी जमातें लगाती हैं, और अब तो जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं, क्या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, कोई छोटी बात नहीं, वज़ीर दिफा बोल रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं, आज तो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं भी उनके मुतासरीन में से हूँ, 2017 में उन्होंने मुझसे माफ़ी तक मांगी, और ऐसी बहुत सी चीज़ें कि वो एक वक्त में कई कई महाजों पर खेल रहे थे, इस सियासी जमात से भी, उस सियासी जमात से भी, कहीं ऐसा हुआ कि आर्मी चीफ बन, ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली कहीं ना कहीं हलफ की खिलाफ वर्जी तो थी उनके हवाले से। उस दौर को, जिस दौर में वो एज आ DGC या DGISI थे, क्या उसको छेड़ा जा सकता है इन एलिगेशंस पे? ये मैं पूछ रहा हूँ, अगर छेड़ा जाएगा क्या हमें पता होगा कि किस चीज़ पे उनको प्रूवन गिल्टी हुए हैं? और इसके साथ और चीज़, और उस वक्त के आर्मी चीफ उनके साथ अटैच तस्वुर किए जाएंगे? देखें बात ये है कि DGISI इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है, ही हैज हिज ओन पॉलिसी इनकी होती है, इनके नीचे बहुत ही एक सेटअप है दुनिया में, इसीलिए मानी जाती है ISI, और उसके बाद वो ही कैन डिसाइड एट हिज ओन। At time he might be informing the chief army staff, at time they doesn't, because they work independently. It's very sensitive appointment. इसीलिए जब ये रिटायर होते हैं, मेरे ख्याल में इनको भी जरूर कहीं ना कहीं सर्विलेंस की गई है। ये क्या इतने सीनियर रिटायरमेंट के बाद के कोई लूज स्टॉप ना हो, कोई बात ना हो, फौज के साथ लोग किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसकी पैगाम रसानी की जा रही है, तो ये भी सारी चीज़ें कहीं प्रूफ बाद में आई होंगी। इसलिए बड़ा क्लियरली फौज ने नाम लेके अरेस्ट करके ये चीज़ें अनाउंस कर दी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बात करता हूँ, हमें इस वक्त, और फिर सेकेंड है कि चीफ आर्मी साहब ये जो बाकी पॉलिटिशियन कह रहे हैं ना, ये डजंट बॉदर, वो किसी से डिक्टेट नहीं लेते हैं। जो चीज़ें भी फौज के डिसिप्लिन के खिलाफ होंगी, फौज को इसमें ये कहा जाएगा जी कि ये गलत बात हुई है, जिसमें फौज के अदारे को एज अ होल नुकसान पहुंचता है, दैट एक्शन विल बी टेकन अप बाय द चीफ आर्मी स्टाफ थ्रू हिज इंक्वायरी। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले बस मुझे क्विक आंसर कर दें कि जितने एलिगेशन, जितने इस वक्त जो ISPR की जो स्टेटमेंट, और उसमें एक बड़ी ही एक जिसे कहते हैं कि कैटेगोरिकली क्लियर है कि पोस्ट रिटायरमेंट उनके ऐसे इकदाम हैं, तो आपको लगता है कि फैज़ हबीब साहब ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और उनको पूरी तहकीकात हो गई, उसके बाद ये हुआ, और अब ये जो गिरफ्तारियाँ IG रैंक के अफराद और ये तमाम चीज़ें, एक रिटायर्ड जो ISI का जो चीफ हो, उसकी इतनी ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम डेवलप होता है आफ्टर रिटायरमेंट भी, कि वो अडयाला जेल के अंदर एक पूरे सिस्टम को रन कर रहा हो, एक पूरी हायरार्की रन कर रहे हो, क्योंकि इसको तो
बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 50-60 गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं, 15-20 तो हो गई। देखें एक चीज है कि पहले प्रॉपर इंक्वायरी हुई है, प्रॉपर इंक्वायरी। वो इंक्वायरी का जो प्रेसिडेंट और बोर्ड होता है वो डिसाइड करता है आफ्टर गॉन थ्रू प्रोसिक्यूशन एविडेंस, देन दे फाइंड के व्हाट ऑल हैज बीन फाउंड इररेगुलर इन दिस इंक्वायरी। बेस्ड ऑन दैट दे रिकमेंड के अ वेरी सिवियर एक्शन शुड बी टेकन, अच्छा, और ओनली डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन और not much action to be taken. Gravity offense decide the punishment and the field jail court martial. अगर field jail court martial हो रहा है, I am 500% sure that there is a concrete prosecution evidence available against such a senior officer. ठीक है सर, मैं ब्रिगेडियर साहब एक ब्रेक लेके दोबारा आता हूँ और डेफिनेटली ये समझने की पे ना कि इस हुकूमत को गिराने में जनरल फैज हमीद साहब को अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, अपने सिस्टम को एक्टिव उन्होंने किया हुआ था, या फौजी क़यादत के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे थे? क्योंकि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि 9 मई में फैज़ हमीद मुलव्विस थे, जिस तरह वो कह रहे हैं कि जब वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे आसिम मुनीर साहब, उनके खिलाफ भी साजिश कर रहे थे, कि गिरफ्तारी के ये अवामिल भी हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम है राजा कमरुल इस्लाम साहब। मैंने 2-3 क्वेश्चन बड़े क्विकली करने हैं। वैसे हम ये कह सकते हैं इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, उनकी कोई इंक्वायरी शामिल नहीं थी। 15 महीने हो गए, 9 मई हुए और 9 मई के बाद जनरल फैज़ हमीद साहब को कोर्ट मार्शल के लिए उनको हिरासत में लिया फ़ौज ने। 15 महीने तक ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्या करती रही? ये सब कहाँ थे ये लोग, जिसमें केयर टेकिंग सेटअप भी शामिल है, लास्ट मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी शामिल है और ये वाले 5-6 महीने भी शामिल हैं। देखें, ये नाकदीन के ख्याल में हुकूमत को क्या करना चाहिए था। देखें, 15 महीने जो थे बड़े चैलेंजिंग थे, बहुत से मामलात ऐसे थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, लेकिन 9 मई जो हुआ वो 2023 का को हुआ 9 मई, तो उसमें तो वो जो 15 महीने थे उनके तो बाद हुआ ना, ठीक है, यानी 13 महीने तो गुजर चुके थे, ठीक है। तो इसलिए वो पिछली को तो आप मुबर्रा कर दें, सिर्फ क्रोनोलॉजिकली आप देखें तो अब 3-4 महीने ये वाले थे मौजूदा हुकूमत के। दूसरी बात यह है कि हमें इसमें डोमेन को भी देखना था कि ये बुनियादी तौर पर अगर उस ज़माने में कहीं वायलेशन हुई प्री रिटायरमेंट, तो वो तो स्ट्रिक्टली डोमेन उसका था, आर्म फोर्सेस का था और आर्मी एक्ट का था, ठीक है। और जो बाद में हुई उसके लिए भी जो शुनीद है, जो अंदाज़ा होता है जब आप वाक़यात की कड़ियाँ जोड़ें, तो बहुत सी चीज़ें राइप हो रही थी, शायद बहुत सी चीज़ों के बारे में एविडेंस आ रहे थे, और जैसे हालात नज़र आ रहे हैं उसमें शायद ये जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पे रेड हुआ, तो जब वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद हुई तो शायद वो बहुत सी लिंकेजेस उसके साथ भी सामने आई, जिस तरह। अच्छा, अगर लिंक को जोड़े तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब काफ़ी मोहताद हैं अब जनरल बाजवा साहब को लेके। मैं उस गुजरांवाला तकरीर का भी विटनेस हूँ ना, मैं उस वक्त स्टेज पर ही था, काफ़ी मोहताद हैं, लेकिन आप कहते हैं पार्टी की सरबराही भी वो कर रहे हैं, उनके ही अहकामात पे, उन्हीं की गाइडलाइन पर ये पार्टी भी इस वक्त चलती हुई नज़र आ रही है। तो जनरल बाजवा साहब को लेके ख्वाजा आसिफ साहब का स्टांस बिल्कुल दूसरा है, और मलिक अहमद ख़ान साहब मुसलसल इख्तलाफ कर रहे हैं। ख्वाजा साहब कहते हैं बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे, मलिक अहमद ख़ान साहब कह रहे हैं वो तरदीद करते हैं। मलिक अहमद ख़ान साहब क्यों तर्जुमानी कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब की? नवाज शरीफ साहब खामोश भी हैं। देखें, जो सियासी जमात होती है, इसके जो फैसले हैं वो तो कलेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो तो मुतफिका ना भी हों, लेकिन उन फैसलों पे जो अमल है वो सियासी जमात एज ए पार्टी करती है, ठीक है। लेकिन जो राय है वो इंडिविजुअल्स की डिफरेंट हो सकती है, और वो अपने अपने सर ये राय नहीं है, बात होते हैं, या सर ये राय नहीं है, ये तो तारीख दुरुस्त की जा रही है। सर माजरत के साथ मैंने आपकी गुफ्तगू को काटा, ये पाकिस्तान का वजीर दिफा कह रहा है। दो शख्सियात की तरफ, जिन 2 शख्सियात की तरफ इशारा किया आपने, जी जी, वो वज़ीर दफ़ा ने भी जिन चीज़ों का रेफरेंस दिया उसमें से कुछ चीज़ें तो वो थी कि जब वो वज़ीर दफ़ा नहीं थे, और इसी तरह मलिक अहमद ख़ान साहब ने, उन्होंने बड़ी डिटेल्ड अपना वर्जन दिया, और उस वर्जन के पीछे उनकी वो पब्लिक स्टेटमेंट्स थी जनरल साहब की, कि जिसमें उन्होंने अपनी एक्सटेंशन ना लेने के लिए जो अपना स्टाफ कॉलेज
मैं उनकी स्पीच थी और एक गालबन उन्होंने कहीं अमेरिका में, मुल्क से बाहर अमेरिका में उनका खिताब था, वो कह रहे मेरी याद अल्लाह है, मेरी उनके साथ मुलाकात रहती थी। उसकी बेसिस भी उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स थी, और जो ख्वाजा साहब ने कहा उसकी बुनियाद भी शायद वो आखिरी चंद दिनों की गुफ्तगू थी। तो राय जो है वो अपनी अपनी हालात, अपने अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में ठीक है हो सकती है। एक क्विक आंसर और कर दें सर, एक कोई जमात में कोई पाबंदी नहीं होती। अच्छा मैं फिर आपकी उस बात पे अपनी प्रिंसिपल स्टांस में मैं अभी तक खड़ा हूँ। सियासी जमात की स्टेटमेंट की पाबंदी कुछ और है, डायरेक्ट ये कह देना कि जनरल बाजवा ने मुझसे एक्सटेंशन मांगी, पैगाम रसानी करते थे, उनके ससुर के घर में मुलाकात हुई, ये तमाम चीज़ें ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, एक एक का वजन है पूरा। इमरान खान साहब की बातों की तायद हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू की तायद हो रही है, इसलिए कह रहा था। मुझे कोई आंसर कर दें, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, यकजान दो कालिब है, लेकिन अदलिया वाला मामला बहुत खतरनाक है। आप लोग इसको इतना ही सीरियस ले रहे हैं जितना हमें नजर आ रहा है? देखें, अदलिया का जो इशू है, जो हमारी एक बहसीत हुकूमत एक पॉलिसी भी है कि अदलिया का एहतराम, अदलिया की जो है सैंक्टिटी वो अपनी जगह पे है। जो अदलिया के फ़ैसले आते हैं और उन फैसलों पे जो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है, माहिरीन कानून का इवन, ठीक है, मैं सिर्फ हुकूमत के हवाले से नहीं बात कर रहा, मैं कानून के जो हमारे माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी आरा आती हैं। वो जब उसे आइन के तनाजुर में देखते हैं, आइन के तराजू में तोलते हैं और आइन के अदसे में या कानून के अदसे के अंदर से भी देखते हैं, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें सामने आती हैं उसका इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहसीत जमात भी करती है और इनफरादी लोग भी कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी कर रहे हैं। तो लेकिन हम जाहिर है कोई अदलिया से, कोई उनके फ़ैसलों से रूगर्दानी या बगावत का तो मुस्लिम लीग नून ने कभी सोचा नहीं है। फ़ैसलों पे तनकीद करना, फ़ैसलों पे बात करना, फैसलों पे कानून साजी करना, यानी ये आपका राइट है, बिल्कुल ओके जी। फरदौस शमीम नकवी साहब स्माइल दे रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड करेंगे इसके ऊपर? फिर मैं आपसे पूछूंगा कि चले सवाल भी कर लेता हूँ। जनरल फैज हमीद साहब इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप जो उनकी इदारे ने लिया है तो कोई ठोस सबूत तो होंगे, डेफिनेटली है। और आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो है तारीख को दुरुस्त रखा जाए। जो जनरल फैज़ हमीद पे पहला चार्ज लग रहा है टॉप सिटी का, वो 2017 का केस है, ठीक है। और उस ज़माने में किसकी हुकूमत थी, इन्होंने क्यों नहीं वो कंप्लेंट को लिया? इससे कि घबराते थे, डरते थे, ये भी कठपुतली बने हुए थे, और कोई वजह नहीं है। अब आता है उसके बाद कि उन्होंने क्या किया। भाई हम पे तो जुल्म के पहाड़ टूट गए। मुझे तो समझ में नहीं आता ये किस तरह इन्फर करते हैं कि इतना ताकतवर शख्स जो है वो हमारी मदद कर रहा था, तो भाई उसकी मदद तो कोई मदद ही ना हुई। इनफैक्ट जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं उनको घबराना चाहिए कि ये ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई है, जो काम इन्होंने किए हैं वो इनकी बदनामी का बायस हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल इद्दत केस ले ले, इन्होंने सोचा ये था कि बदनाम करेंगे कि एक मुसलमान आदमी ने जो है इद्दत पूरे किए बगैर शादी कर ली, इनके गले पड़ गया। इन्होंने कहा कि जी ये अलकादिर केस जो है उसके 190 मिलियन पाउंड इमरान खान खा गए। भाई वो 190 मिलियन पाउंड तो कोर्ट में जमा हुए हुए। अब पाकिस्तान के अवाम को ये बातें तो नहीं समझ में आई, इसलिए वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं और 8 फरवरी हो गई। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अवाम ये पूछते हैं कि जी वो तो मान लिया कि अकामा का केस था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो असेंबली पे कौमी से खिताब करते हुए कहा था कि मैं पूरी मनी चेन दूंगा कि ये पैसे किस तरह गए और हमने एवन फील्ड अपार्टमेंट कैसे खरीदा, आज तक नहीं आया। उनके भाई ने वादा किया, उन्होंने वादा किया जैसे ही मेरी सेहत सही होगी मैं लंदन से वापस आऊँगा। उनकी सेहत सही होने के लिए इमरान खान का इक़्तिदार से हटना था। ये सच्चे लोग हैं, ये बहादुर लोग हैं। जब वो जैसे ही जहाज में बेचते हैं तो उनकी प्लेटलेट जो है वो डिनर सेट बन जाती है, ठीक है, और उसकी सेहत के साथ वो चले जाते हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो हर माह रिपोर्ट भेजा करेंगे, वादा पूरा करते रहे, एक रिपोर्ट नहीं आई। तो ये सच्चे लोगों की बात है। इससे पहले जब उन पे मुश्किल आई थी
तो वो माफी मांग के सऊदी अरेबिया चले गए। उन्होंने चैलेंज किया, नहीं मैंने कोई माफी नहीं मांगी थी, मुशर्रफ ने पूरा पर्चे सामने रख दिए। ये सच्चे लोग हैं, इनकी सच्चाई की गवाही इनकी सारी बातें करते। अच्छा सर फिरदौस साहब, मैंने जाना है ब्रिगेडियर साहब की तरफ, मुझे 2 क्वेश्चन आपसे बड़े स्पीडली करने हैं। मुझे ये बताएं, काजी फैसल साहब 2 महीने में जाने वाले हैं। आज इमरान खान साहब की बहनें भी एक दरख्वास्त लेके पहुंच गई। इमरान खान साहब ने भी कह दिया, काजी फैसल साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब, वो लंदन प्लान के हिस्से के अंदर वो शामिल थे, और 2 महीने बाद बंदा जाने वाला। सर छोड़ दें, क्या हुआ? अभी ये जो 3 सीटों का फैसला आया है, उसको कोई आदमी रैशनलाइज करके दिखा दे, ठीक है, कि 12,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है वो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए। उसमें से सारे के सारे वोट जो थे वो पीटीआई के थे। ये कैसे होता है भाई? लोगों से गलती नहीं होती, दूसरी पार्टी के इतने अवाम जो वहां की वोट डाल रहे थे उनकी एक जैसी तालीम होती है। ये कैसा सिलसिला चल रहा है कि जो जितने वोट रिजेक्ट हुए वो सब पीटीआई के फेवर वाले वोट थे। ठीक है, तो वो तो पतन की रिपोर्ट भी है ना, वो तो पतन की रिपोर्ट ऑन चौधरी साहब से भी मुतलिक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी मुतलिक है। एक मिनट मैं आगे बढ़ जाऊं सर, सलमान, एक जुमला और कहने जी प्लीज। काजी फाइज ईसा साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि मैंने पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका था, हमने सिर्फ उनसे सिंबल लिया था। उनको किसने रोका था कि वो ये एडवाइस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को ना दे सके कि जी आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं? नहीं वैसे ये तो हमें भी लग रहा है काजी फाइज साहब के ना फैसले रिटायरमेंट वाले लग नहीं रहे कि वो अपने टाइम पे रिटायर हो जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ज़रा 1-2 छोटी-छोटी चीज़ें आपसे पूछनी है, थोड़ी टेक्निकल सारी बात है, फोर्सेस की बात है। कल वेटरन्स का एक डिनर था, साबिक आर्मी चीफ मौजूद थे, मौजूदा आर्मी चीफ के साथ परवेज अशफाक कियानी साहब थे, राहिल शरीफ साहब थे, उसमें जनरल बाजवा साहब नहीं थे। ये कोई मैसेज होता है सर? और क्या इस तरह के जो अभी बड़े फैसले हुए हैं और जो अभी हमें पता है कि होने वाले हैं, ये मामला शायद दस्तूर तक शायद चला जाए, कुछ हाजिर सर्विस जजेस तक चला जाए ये सारा मामला, तो ये कर्टियस एक तरीकाकार होता है कि साबिक चीफ्स को भी, अपने हेड्स को भी, अपने सीनियर्स को भी एतमाद में लिया जाए कि ये बस एक आम सा डिनर था? नहीं, ये हर साल होता है 14 अगस्त के ऊपर। आप रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स को सबको बुलाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, ठीक है, अपना नुकसान बताते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, कहीं कोई और प्रॉब्लम है, उनकी क्या प्रॉब्लम उनकी है वो आती हैं। एक तो आई स्टिल डोंट नो कि जनरल बाजवा पाकिस्तान में है या नहीं है, ठीक है, इट इज क्वाइट लिखी कि मुल्क से बाहर, मुझे नहीं, हमारे पास खबर है कि वो पाकिस्तान में ही है। बस फिर मेरा हो सकता है फिर आइदर ही डिड नॉट कम इंटेंशनली, आई एम श्योर कि जरूर बुलाया होगा, ठीक है, मे बी ओवर से जनरल फैज हमीद के इशू के ऊपर या किसी मे बी को नाराजगी ना हो, वो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि जरूर बुलाया होगा। ये हो नहीं सकता कि एक आर्मी चीफ को ना बुलाए, सबको बुलाया, जबकि उनके ऊपर आर्मी की तरफ से कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, चेक चीफ आर्मी स्टाफ है। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आते देन नोबडी कैन डू एनीथिंग, और फिर उन्होंने अपना रिग्रेट भी भेज दिया होगा, आई एम श्योर कि उनको भेजा होगा कि मेरी ये वजूहत है, नॉट वेल और एनी रीजन, तो मैं आई विल नॉट बी एबल टू टर्न, और जरूर इन्फॉर्म कर दिया होगा। ओके, आई सर मुझे लास्ट में सिर्फ ये बता दें, बल्कि पब्लिक को ये बता दें कि एक 3 स्टार जनरल का कोर्ट मार्शल होता है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, इसकी सज़ा क्या हो सकती है, ज़रा ये बता दें, और क्या पब्लिक को पता चलेगा कि इनके ऊपर ये इल्ज़ामात प्रूव थे? देखें, ये तो चार्जशीट जब मेरे ख्याल में हो सकता है कि चार्जशीट जो बनेगी इनकी, जो इनको पढ़ के सुनाई जाएगी कोर्ट के सामने कि जी ये आप पे इल्ज़ामात हैं, पहले टॉप सिटी के और उसके बाद के सेकंड पोर्शन के जो पोस्ट रिटायरमेंट की बात है, ठीक है, वो बताए जाएंगे, उनको सेक्शन बताया जाएगा कि जी आपको ये इल्ज़ामात हैं, सो दैट ही एंड हिज टीम ऑफ डिफेंस दे प्रिपेयर द केस वेरी वेल। नंबर 2 होता ये कि कोर्ट जो इसमें 2 स्टार या 3 स्टार जनरल कोई भी हो सकता है, 2 स्टार भी 3 स्टार भी, जो इस कोर्ट का प्रेसिडेंट होगा, उनके साथ और 2-3 मेंबर होंगे, एक जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के जो होते हैं लॉयर, वो भी आते हैं ताकि कानूनी पेचीदगियों को बहुत गाइड करते हैं कोर्ट को, और ये प्रोसीजर चलती है डेली बेस, तकरीबन एक जल्दी कोर्स होते हैं, ये सिविल कोर्ट्स की तरह नहीं होते हैं, ये केस जल्दी डिसाइड होता है, फौज के जितने भी कोर्ट मार्शल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसमें मेरे ख्याल में, बट आई एम नॉट श्योर कि इसमें जो है कम से कम तो ज़ाहिर है जितनी मर्जी काम कर दे, लेकिन मैक्स इज 14 ईयर्स,
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मीडिया रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तजियाकार, साबिक वज़ीर दाखिला सिंध हमारे साथ है, आजा कमरुल इस्लाम साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब। आखिर में सर यही कहेंगे जी, डिजिटल दहशत गर्दी की बड़ी बात हो रही है और पाकिस्तान में इस सिलसिले में इस डिजिटल दहशत गर्दी को बेस बनाकर एक अदद फायरवाल भी नस्ब करने की बातें कि नस्ब हो गई है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के इंटरनेट की पाकिस्तान की जो डिजिटल बिज़नेस है जिसमें ज़र मुबादला भी आता है, उसकी कमर तोड़ दी है और आवाम बुरी तरह मुतासर हैं। यौमिया अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और हर चीज़ शायद ताकत से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और कोई बड़ा इंटरव्यू या कोई बड़ी चीज़ वो सामने ना आ जाए। बहरहाल आवाम के अंदर ये इस्तराब है, तो इस तरफ भी नोट करने की ज़रूरत है और हुकूमत को ख़ुसूसी इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।